Hello students, this is lecture number 3 on the topic introduction. Okay, this is your lecture number 3 of statistics and the chapter 1 that is introduction. Okay, हमने previous में देखा था about the scope of statistics. We have discussed about the scope of statistics. In today's lecture, I will be discussing about the function. Okay, what is the function and importance of statistics in economics? क्यों statistics useful है economics में? Why statistics is useful? Okay, so let us understand this particular function and importance of statistics in economics. ओके नाउ फर्स्ट जैसा आप देख रहे हो बेटा, फर्स्ट जिसमें पॉइंट दिया हुआ है दैट इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. फर्स्ट क्या है बेटा? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? सर what to produce, how to produce और प्रोड्यूस for एंड whom to फॉर produce. होम टू प्रोड्यूस, वो तो अपन ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम में देखा. चलो अभी मैंने बोला कि अगर हमारी इकोनॉमी पॉवर्टी से सफर कर रही है, सपोज अपनी इकोनॉमी पॉवर्टी से सफर कर रही है, तो कितनी परसेंट पॉवर्टी है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी? व्हाट इज द पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ पुअर? आपने प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन उस प्रॉब्लम को क्वांटिफाई कौन करेगा बेटा? हम क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे उस प्रॉब्लम का? सो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन निकालने के लिए आई नीड स्टैटिस्टिकल डाटा. मैं पहले डाटा कलेक्ट करूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा, प्रेजेंट करूंगा, वही स्टेजेस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. तो जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, तो उसको क्वांटिफाई तो करो. व्हाट इज द क्वांटिटी एंड व्हाट इज द क्वांटिटी एक्सप्रेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम? ओके, दैट इज दी फर्स्ट. तो अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है बेटा, तो उसे क्वांटिफाई कौन करता है? उसे क्वांटिफाई करता है स्टैटिस्टिक्स. क्लियर हुआ? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज डीलिंग विद नंबर्स. आपने ये बोल दिया कि पॉवर्टी इज देयर इन इंडिया, तो पॉवर्टी इंडिया में है, पर कितने परसेंट पॉवर्टी है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा स्टैटिस्टिकल डाटाज विच वी हैव कलेक्टेड. क्लियर हो गया बेटा फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. Okay, so for quantifying anything I need statistic. Second is intersectoral and intertemporal comparison. Now understand the word first, intersectoral. इंटर का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन. तो सेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए कौन हेल्पफुल है? अगेन स्टैटिस्टिक. मैं अगर बोलता हूँ कि प्राइमरी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और सेकेंडरी सेक्टर इतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो ये कंपैरिजन में कर कैसे पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास दोनों के स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं कि प्राइमरी डाटा या प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो 70% ऑफ पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करके बैठा हुआ है एंड दैट इज परफॉर्मिंग वेल. लेकिन सेकेंडरी जो है वो सिर्फ अपनी 15% पॉपुलेशन को एंटरटेन कर रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. तो ये 70 और 15% निकाला कैसे? अगेन दैट इज बीन कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये हो गया इंटरसेक्टोरल बेटा. और व्हाट अबाउट इंटरटेम्पोरल? इंटरटेम्पोरल का मतलब होता है, अगेन इस वर्ड को हम दो वर्ड्स में समझें, इंटर एंड देन वर्ड इज टेम्पोरल. तो टेम्पोरल मींस टाइम. टेम्पोरल मतलब अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो ऑन द टाइम बेसिस. अब मैं प्राइमरी और सेकेंडरी में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइमरी को ही कंपेयर कर रहा हूँ पर एट डिफरेंट टाइम. मैं बोल रहा हूँ कि 2010 में प्राइमरी बहुत अच्छा कर रहा था, 70% पॉपुलेशन उसके अंदर थी, लेकिन 2020 आते आते अब इसके अंदर सिर्फ 50% पॉपुलेशन काम कर रही है. अब देखो मैंने सेक्टर चेंज करा क्या बेटा? क्या No, मैंने sir. सेक्टर चेंज करा? तो वो इंटरसेक्टरल नहीं हुआ, वो पर्टिकुलरली क्या हो गया? इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन. मैंने उसी सेक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहा हूँ और उसी सेक्टर का क्या कर रहा हूँ? इवैल्यूएशन निकाल रहा हूँ.
So that is intertemporal comparison. You can read out it from the book also. The intersectoral means it is comparison between the sectors, and intertemporal means the comparison on the basis of time period. Okay, आपके यहाँ पे उसमें एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, जैसे from intersectoral comparison we mean comparison across the different sectors of economy, thus analyzing the problem of unemployment in various sectors. And intertemporal comparison means it is related with time. ओके, फिर आ जाते हैं बेटा थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन पे, दैट इज वर्किंग ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अब अच्छा, मैंने एक आपको लॉ ऑफ डिमांड में ये समझाया था, वर्किंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मुझे एक बात बताओ, अपन ने जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो क्या था लॉ ऑफ डिमांड, मुझे बताओ. व्हाट वाज लॉ ऑफ डिमांड, एनीवन? When price increases, demand decreases. तो प्राइस इंक्रीज होने के कारण आपका डिमांड डिक्रीज हुआ. अब मुझे इसमें बताओ कि क्या कॉज है और क्या इफेक्ट है. इसमें एक कॉज है और एक इफेक्ट है, और इसीलिए अपन ने इसका रिलेशनशिप बनाया है. सर प्राइस कॉस्ट है. वेरी गुड. एंड क्वांटिटी इज द इफेक्ट. प्राइस का इफेक्ट आपको किस पे दिख रहा है, क्वांटिटी पे. सो यहाँ पे जब मैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाऊंगा तो अगेन मुझे स्टैट्स ये रहेगा ना, क्योंकि अभी अपन ने ये भी पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बेटा. उसमें कहीं भी क्वांटिटी मेंशन नहीं होती. हम सिर्फ ये बोलते हैं कि इंक्रीज इन प्राइस विल डिक्रीज द क्वांटिटी, पर कितने से इंक्रीज होगा कितने से डिक्रीज होगा इसको तो आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा ना. अगेन फॉर क्वांटिफिकेशन आपको क्या चाहिए, हमको स्टैटिस्टिक चाहिए. अपन ने पहले ही स्टैटिस्टिक्स लगा के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला था. तो जब तुमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला तो तुम क्या लगा रहे थे, तुम स्टैट्स तो लगा ही चुके हो माइक्रो के अंदर. जब तुम टेबल बना रहे थे, जब तुम डायग्राम बना रहे थे, यू आर अप्लाइंग व्हाट, you are applying statistics in that particular case. So statistics is helping in effect, working on cause and effect relationship. Clear with this particular point beta? Yes sir. चलिए, coming on to the fourth point. Fourth point क्या बोलता है, construction of economic theories and economic modules. आपकी इकोनॉमिक थ्योरी क्या हो रही है, जैसे इकोनॉमिक थ्योरी कौन सी बनाई अपन ने, लॉ ऑफ डिमांड बनाया, लॉ ऑफ सप्लाई बनाया. तो ये सारी इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक मॉड्यूल्स जो हम बना रहे हैं, इसके लिए भी तो मुझे स्टैटिस्टिक सपोर्ट चाहिए. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी अपन लॉ ऑफ डिमांड समझाएंगे किसी को, तो जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड समझाओगे तो एक टेबल तो दिखाना ही पड़ेगा ना, कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है 10 से 20 और क्वांटिटी वहां पे डिक्रीज हो रही है 80 to 60, तो आपको ये टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या कर रहा है, दैट इज अ स्टैटिस्टिक्स. तो अगर आपको इकोनॉमिक थ्योरीज प्रूव करनी है, इकोनॉमिक मॉड्यूल्स प्रूव करने हैं, तब भी तो आपको स्टैट्स की जरूरत पड़ेगी. विदाउट स्टैटिस्टिक्स यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव एनीथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. आपको जब भी प्रूव करना पड़ेगा, आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपको स्टैटिस्टिक्स देना ही पड़ेगा, दैट दिस इज द इफेक्ट, दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट. ये इकोनॉमिक थ्योरी है, ये इकोनॉमिक मॉड्यूल है which is being supported with the help of these statistical data. देखो इसमें लिखा भी हुआ है, what is economic theory? It is a established statistical relationship between different sets of statistical data. ये जो प्राइस एंड क्वांटिटी है ये भी तो एक डाटा ही है, और इनके बीच में हमने फिर रिलेशनशिप बनाया विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स. पर इनको प्रूव करने के लिए मुझे नंबर्स तो चाहिए रहेंगे ना. आई नीड स्टैटिस्टिक्स फॉर प्रूविंग. चलिए, कमिंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. आप फोरकास्ट कैसे करते हो, वेदर फोरकास्टिंग सुना है, हैव यू हर्ड अबाउट वेदर फोरकास्टिंग? Yes sir. तो वेदर फोरकास्टिंग हम पहले से क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है. जैसे अभी रिसेंटली केरला इन सब में साइक्लोन्स आए थे, तो इनमें क्या हुआ था, पहले से इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि ये सब हिट होने वाला है, ये सब आने वाला है. सो यहाँ पे इकोनॉमिक फोरकास्टिंग भी अपन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल विद अस. जैसे अभी अपन ने देखा
कि कोरोना वायरस के चक्कर में अभी आया है कि 20% जीडीपी क्या हो गया है, कम हो गया है। तो विद द इम्पैक्ट, ये जो 20% निकाला आपने जीडीपी का, वो किसके लिए निकाला? अगेन दैट इज अ स्टैटिस्टिकल डाटा। और इसके चक्कर में आप बोल रहे हो आने वाले साल में हो सकता है कि और जीडीपी फॉल हो। तो ये आप क्या कर रहे हो? ये आप फोरकास्ट कर रहे हो, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल स्टैटिस्टिकल डाटा। जो अवेलेबल स्टैटिस्टिकल डाटा है उसके बेस पे मैं बता सकता हूँ कि आने वाले पर्टिकुलर इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो रही है। सो फॉर इकोनॉमिक फोरकास्टिंग ऑल्सो यू विल नीड व्हाट? स्टैटिस्टिक्स। ओके, बिना स्टैटिस्टिक्स के आप Yes. फोरकास्ट भी नहीं कर सकते। कमिंग टू नंबर 6, दैट इज इकोनॉमिक और फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। देखो, तुमने जीएसटी के नाम सुना है? एवरीवन हैव हर्ड अबाउट जीएसटी? Yes, Yes. sir. Yes, sir. क्या है जीएसटी का फुल फॉर्म, बताओ मुझे। Goods and Service. service tax. Good सर्विस services. टैक्स, तो ऐसे ही आ गया था क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन, एक पॉलिसी बनाने के पहले या एक लॉ लाने के पहले गवर्नमेंट पहले फैक्ट पे वर्क करती है। फिर उसके बाद तुमने नोटबंदी देखी थी, सबने देखी, डीमोनेटाइजेशन सबने देखा था। Yes, sir. Yes, sir. तो वो गवर्नमेंट ने क्या ऐसे ही डिसीजन ले लिया? No, sir. तो Discussion करके. गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाती है तो उसके पास भी स्टैट्स अवेलेबल होता है, उनके पास भी डेटास अवेलेबल होते हैं। फिर जाके वो क्या करते हैं, देन दे मेक द पॉलिसी। स्टैट्स के बिना वो पॉलिसी फॉर्म भी नहीं कर सकते। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी इज ओनली पॉसिबल विद द अवेलेबल स्टैटिस्टिकल डाटास। तो गवर्नमेंट जब भी डिसीजन लेगी तो क्या करेगी? सबसे पहले देखेगी कि व्हाट आर द डाटास अवेलेबल विद अस, and on the basis of that data they will formulate the policy. ओके, फिर आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, अपन ने दो इक्विलिब्रियम तो पढ़ ही लिए थे इसके अंदर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, और मार्केट इक्विलिब्रियम भी पढ़ लिया। पढ़ा ना अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में? कितने इक्विलिब्रियम पढ़े? देखो, कोर्स के अंदर 3 इक्विलिब्रियम है। पहला था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद Sir, होता है producer प्रोड्यूसर equilibrium omitted है. इक्विलिब्रियम। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इस साल कोर्स से डिलीट हो गया है तो मैंने नहीं पढ़ाया। Yes. फिर उसके बाद आता है लास्ट वाला जो अपन ने पढ़ा, क्या था? Market मार्केट equilibrium. इक्विलिब्रियम। तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम हम क्या बिना स्टैट्स के प्रूव कर सकते हैं क्या? जब अपन डिमांड और sir. सप्लाई को इक्वल रख रहे थे तो वहां पे भी तो अपन स्टैट्स यूज कर रहे थे कि नहीं यूज कर रहे थे? Yes, sir. Yes, तो sir. इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम प्रूव करने के लिए भी, फॉर मेकिंग द इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आल्सो अवेलेबल, यू हैव टू स्टडी द स्टैटिस्टिकल डाटा। आपको टेबल के तरह बताना पड़ेगा कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम है, आपको डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा कहाँ पे इक्विलिब्रियम है। जहाँ पे आपने टेबल और डायग्राम का नाम ले लिया वहां पे तो बिना बोले क्या आ गया? बिना बोले आपका स्टैटिस्टिक्स Sir. आ गया समझ में बेटा, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। Yes, sir. चलो अब आ जाते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रस्ट? इस वर्ड का मतलब क्या है, बताओ मुझे। Sir, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना या किसी पे किसी ट्रस्ट चीज पे. नहीं करना। तो हम डिस्ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पे? व्हाट इज द रीजन कि मैं स्टैटिस्टिक्स पे डिस्ट्रस्ट दिखा रहा हूँ? चलो, इसमें एक सिंपल एक स्टोरी दी हुई है, पहले अपन वो स्टोरी समझते हैं। मान लो देयर आर 4 मेंबर्स इन फैमिली। कितने हैं बताओ? 4 Four. members. मैंने यहाँ पे ऐसी थोड़ी ड्राइंग करके दे रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए कि ये 4 मेंबर्स हैं। कौन कौन होंगे बताओ? एक मम्मी पापा और मम्मी दो पापा उनके, दो बच्चे. क्या होंगे बताओ? एक मम्मी पापा और दो उनके बच्चे. बच्चे. अब भैया उनको एक बच्चे. रिवर क्रॉस करना था। क्या क्रॉस करना था? रिवर. रिवर क्रॉस करना था। तो भैया जो फादर है वो बोला कि चलो मैं इसमें पहले स्टैटिस्टिक्स लगाता हूँ। उसने क्या करा कि पहले रिवर की डेप्थ देखी। उसने बोला रिवर की डेप्थ तो 4 फीट है, ठीक है। अब उसने क्या करा, अपने फैमिली की एवरेज हाइट निकाली। किसकी फैमिली की? अपनी फैमिली की। फैमिली की एवरेज हाइट निकाली तो उसने बोला कि मेरी फैमिली की एवरेज हाइट तो 5 फुट है, तो हम तो आराम से रिवर क्रॉस कर लेंगे।
पर जैसे ही वो रिवर क्रॉस करने गए, कौन डूब गया होगा? बच्चे, क्यों डूब गए? क्योंकि उनकी हाइट उनकी हाइट 5 छोटी। फीट नहीं है। क्योंकि उनकी हाइट छोटी थी। तो भैया जब स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हो, फिर बोले यार ये स्टैटिस्टिक्स गलत है, अरे तुमने यूज ही उसको गलत तरीके से करा, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स की क्या गलती? आर यू गेटिंग? आपने एवरेज हाइट निकाली, पर क्या एवरेज हाइट इसको पार करने के लिए लगाने के लिए यूज होती है क्या? एवरेज हाइट इज ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पस, नॉट फॉर अ रिवर क्रॉसिंग पर्पस। सो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स इज नॉट एट अ डिस्ट्रेस। स्टैटिस्टिक्स ने कोई डिस्ट्रेस क्रिएट नहीं करा है। इट इज द पर्सन which is using the statistic which is causing distress. See, statistics is just a tool. क्या है statistics? एक तरह का tool है to get your answers and get the averages and whatever you want. पर वो tool तभी यूटिलाइज हो पाएगा अगर उसको आप सही तरीके से यूज करोगे, इन अ राइट वे, नॉट इन अ रॉन्ग वे। आप उसको राइट वे में यूज करो, आपको उसका आंसर इफेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर उसको आप गलत वे में यूज करोगे, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स की गलती नहीं है, आपकी गलती। आया एग्जांपल समझ में बेटा? Yes. यस ओके, सो यहाँ पे देखो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स इज रेनबो ऑफ लाइज, स्टैटिस्टिक्स आर लाइक टिश्यू ऑफ फॉल्सहुड, स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग, स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव नथिंग। जो बोला इसमें हमारी क्या गलती? जो पर्सन यूज कर रहा है वो डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है। इसमें लिखा भी हुआ है, what causes distrust in statistics? Distrust in statistics is caused because not of statistics, it is caused because of those who manipulate the data. देखो मैनिपुलेशन भी होता है, पर वो मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? मैनिपुलेशन वो पर्सन कर रहा है जिसके हाथ में डाटाज अवेलेबल हैं। जैसे सिंपल तुमको बोला जाए कि आज तुम अपना रिजल्ट बना दो, क्या तुम अपना रिजल्ट अच्छे से बना पाओगे? उसमें डाटा मैनिपुलेट नहीं करोगे। Yes, यस sir. सर करेंगे। तो फिर अब इसमें डाटा आपने मैनिपुलेट करा, तो क्या गलती डाटा की है कि गलती आपकी? हमारी। सो रिजल्ट्स आर ओनली बेस्ड ऑन डाटा। अगर आपने डाटा ही गलत एंटर कर लिया, अब मुझे चाहिए था, मेरे को किया कि भैया 10th में मेरे को अच्छे परसेंट चाहिए, तो मुझे अपना रिजल्ट बनाने का मौका मिला, मैं तो 100% दे दूं। क्यों? क्योंकि मेरे को तो Yes, चाहिए sir. 100%। सो डाटा आपने मैनिपुलेट करे और उस मैनिपुलेशन के कारण आपके पास ये रिजल्ट आए। तो इसमें गलती किसकी? डाटा की गलती नहीं है, ना ही स्टैटिस्टिक्स की। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला जो अपने को एवरेज का निकालना वही का वही है, लेकिन जब डाटा एंट्री ही गलत हो गई है, तो अल्टीमेटली इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट इज द फॉल्ट ऑफ द पर्सन यूजिंग दैट स्टैटिस्टिक्स। आया बात समझ में डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का? यस सर। चलो एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं देन। अच्छा, तुमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर सुना है? अगर कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में, Yes, sir. तो वो जब इन्वेस्ट करेगा तो क्या देखेगा? उस कंपनी का क्या देखेगा? Sir, कंपनी P, sir, P या PF सर होता है ना? सर गुडविल देखेगा। गुडविल देखेगा। चलो गुडविल के अलावा क्या देखेगा? गुडविल के अलावा बताओ। बैलेंस शीट सुना है? बैलेंस शीट, यस सर। Yes, Yes. sir. व्हाट इज बैलेंस शीट? सिंपल, बैलेंस शीट बेटा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटस बताता है कंपनी का। क्या बताता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटस ही गलत है, तो जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है वो किसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। अब वो बैलेंस शीट ही गलत हो गई है क्योंकि कंपनी ने फ्रॉड करके वो गलत बैलेंस शीट बनाई है। तो इसमें गलती अकाउंटेंसी की है कि गलती अपने स्टैटिस्टिक्स की है? जो अकाउंटेंट की है जिसने बैलेंस शीट बनाई, कि वो स्टैटिस्टिक्स की गलती है कि भैया स्टैटिस्टिक्स तो गलत हो गया? सर अकाउंटेंट की।
अकाउंटेंट की, जिसने गलत फिगर्स डाले, किसने गलत फिगर्स मैनिपुलेट करे. So this is the I can say this is the role of statistics. आप फिगर्स देख के ही इन्वेस्ट करोगे. मैं उसी कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा जिसका मुझे क्या दिखे, ह्यूज प्रॉफिट. तो आपने ज्यादा प्रॉफिट दिखा के रख दिया है और आपकी कंपनी में कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर मैनिपुलेटिंग डाटा फॉर योर ओन पर्पस. इसको अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग. अपने अकाउंट्स वाले टीचर से एक बार पूछना, सर की व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग सिंपली मींस मैनिपुलेट अकाउंट्स सो दैट जो इन्वेस्टर है वो आपकी कंपनी में आके इन्वेस्ट कर ले और फंस जाए. सो ये विंडो ड्रेसिंग इज मैनिपुलेशन. तो अगेन इसमें अकाउंटेंसी के रूल्स की कोई गलती नहीं है, आपने अकाउंटेंसी को सही से यूज ही नहीं करा. तो वैसे ही स्टैट्स की भी कोई गलती नहीं है, आपने स्टैट्स के डाटा ही मैनिपुलेट कर दिए, तो जो डाटा मैनिपुलेट करोगे तो उस अकॉर्डिंग आंसर भी गलत आएगा. Simple. So this is known as the overall introduction we have done with the statistics. From next lecture we will start with the chapter number 2, that is collection of data. That is your first stage of statistics. अपन first stage से पढ़ेंगे and समझेंगे. Thank you students for listening today's lecture. Do subscribe the channel for more economic videos and do hit the like button if you like the video.